वो लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन फ्रंट पे आप देखिए कि अगर आप कहीं और की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को नकार देते हैं। इकबाल कहते हैं ना, हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। तो हम चुप हम जीते जागते लोग हैं, हम बोलेंगे, हमारा काम है बोलना। जो सरकार ऐसा चाहती कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन ना हो, ताकि जो छात्र है जो अपनी आवाज़ उठाता है या कोई भी अगर तानाशाही फरमान ये सरकारें या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लेके आता है तो कोई उसके खिलाफ कोई आंदोलन ना खड़ा हो। तरह एबीवीपी वायलेंस करता है या एडमिनिस्ट्रेशन किसी ना किसी कारण जो है इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं हो पाता है तो एबीवीपी सारे स्कूल्स में जीबीएम्स में हिंसा करते हैं। That JNU has voted for activism. JNU has voted for student activists who are there on the ground for them, taking the issues of the students to the administration. नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। और अभी आप देख के समझ चुके हैं हम जेएनयू में हैं, गोदावरी हॉस्टल के बाहर है। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों जेएनयू छात्र संघ का चुनाव हुआ है और जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से जो लेफ्ट फ्रंट है उसकी विक्ट्री हुई है और एक पूरा कैंपस नारों से गूंज गया है। जो पूरा कैंपस लाल है, लाल है भाई, लाल है। और एवीपी पूरी तमाम कोशिशों के बाद सरकार के बहुत सारे एडमिन समर्थन होने के बावजूद भी सेंट्रल पेरेंट में कोई सीट नहीं जीत पाई। इसके अलावा स्कूल्स के काउंसलर में भी इस बार उनकी जो सीटें पिछले साल के मुकाबले थी वो कम हुई हैं। हालांकि जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट ऐसे थे जिस पर लगातार ही बना हुआ था जो एवीपी भी जीत सकती है, और जनरल सेक्रेटरी सीट तो बहुत कम मार्जिन से लेफ्ट फ्रंट जीत पाया है। तो इस पूरे चुनाव के दौरान क्या माहौल रहा, जेएनयू को लेकर क्या माहौल है, तो इन सारे विषयों पर बात करने के लिए जेएनयू को जो नया नेतृत्व छात्रों ने चुनकर भेजा है, जेएनयू छात्र संघ के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो संयुक्त सचिव और जो बाकी लीडरशिप है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं उनके जेएनयू के आइडिया ऑफ जेएनयू और जेएनयू पूरे चुनाव इस बार कैसे रहे और क्या मुद्दे जिन पर छात्रों ने उनका समर्थन किया है। अदिति, आपसे ही शुरू करें तो ये इलेक्शन कैसे अलग था, उस इलेक्शन के परिणाम को आप लोग कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि हर इलेक्शन अलग होता है, हर इलेक्शन का अपना एक मूड होता है, अपना एक टोन होता है, अपना एक डिबेट होता है। उसी तरह ये इलेक्शन भी अपने आप में यूनिक था। हर इलेक्शन से पहले लगता है कि ये एक अनोखा इलेक्शन है, ये एक बहुत ख़ास थ्रिलर इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, और उसी तरह ये इलेक्शन भी था। और वो जो कंडीशंस सेट करते हैं कि उससे पहले वाले यूनियन में क्या हुआ है, उससे पहले क्या डिस्कोर्स जो है हावी रहा है कैंपस में, उससे डिसाइड होता है कि वो इलेक्शन का नेचर क्या होगा। उसी तरह ये इलेक्शन जो 5 महीने का यूनियन चला, उसमें काफ़ी जो काम हुए, छुट्टियां भी थी, छुट्टियों में भी भूख हड़ताल पे हमारे ऑफिस बेयरर्स बैठे रहे तमाम मुद्दों को लेकर। उसके बाद उन लड़ाइयों को आगे ले जाने के नाम पर ये इलेक्शन लड़ा गया। ये इलेक्शन इसलिए भी था कि हर साल हम देखते हैं कि किस तरह एबीवीपी वायलेंस करता है या एडमिनिस्ट्रेशन किसी ना किसी कारण जो है इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं हो पाता है तो एबीवीपी सारे स्कूल्स में जीबीएम्स में हिंसा करते हैं और मिसोजिनिस्ट, कास्टिस्ट, इस्लामोफोबिक बातें भी कही जाती हैं। और वही लोग जिनको मारा जाता है, जब एफआईआर कराने जाते हैं तो उल्टे उनको डिटेन करके उन पे एफआईआर होता है। तो इन मुद्दों को लेकर तो ये इलेक्शन डिग्निटी का भी इलेक्शन था कि आपका ये राजनीति जो आप बाहर फैला रहे हो, वो इस कैंपस में जहाँ लोग पढ़ते लिखते हैं, सोचते समझते हैं, वहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो आप देखिए कि वहीं एबीवीपी जो है, जिनके पैनल में उनके मंझे हुए गुंडे कंटेस्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ एक जवाब दिया है कैंपस ने कि आपका जो हिंसा का सर्टिफिकेट है, जो आप बाहर पेश करेंगे वहाँ आपको इनाम मिलेगा। कैंपस के अंदर, जेएनयू के अंदर आपको आपकी कोई जगह नहीं है। ये जेएनयू के स्टूडेंट्स उनको हर साल बताते हैं, इस बार भी बताया है। यानी कि जेएनयू ने अपना जेएनयू मुद्दों के आधार पर वोट किया फिर से एक बार, और आप लोगों के काम को एक तरह से वैलिडेशन मिला है। सुनील, सबसे मुश्किल सीट आपकी थी, आखिरी तक फंसी हुई थी, तो आप अपने चुनाव परिणाम को, पूरे चुनाव अभियान के दौरान जो आपका अनुभव रहा उसको कैसे देखते हैं? जैसे अदिति ने बोला, अपनी बात की शुरुआत की कि हर चुनाव अपने आप में अनोखा होता है, तो
ये चुनाव भी अपने आप में अहम था कि हमने देखा है कि इस पिछले 10 सालों में जो कार्यकर्ता एबीवीपी के जो हमेशा से पूरे कैंपस में गुंडागर्दी करते थे, उनको चुन चुन कर इस बार टिकट दिया गया था। तो हमारी लड़ाई उन गुंडों के खिलाफ थी। तो लेकिन हमें ये विश्वास था, उतार चढ़ाव ज़रूर रहे, लेकिन हमें अंत तक विश्वास था कि जो छात्र है जेएनयू का, वो हमेशा से जो लेफ्ट यूनिटी पर विश्वास जताया है। और हमने जो पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पे एक्टिविज़्म किया है, जो छात्रों के मुद्दों को उठाया है, तो हमें ये विश्वास था कि जीत हमारी ही होगी। और अंत में आपने सभी ने देखा कि रिज़ल्ट जो है वो हमारे पक्ष में ही रहे। गोपिका, आप वाइस प्रेसिडेंट बनी है नहीं, और सबसे ज़्यादा जो सिक्योर सीट शुरुआत से लग रही थी वो आपकी ही लग रही थी। और पिछले 11 सालों में केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसके बाद लगातार ही जेएनयू उनकी आंखों में किरकिरी बना हुआ है। लगातार हर तरीके से वो इस पर, चाहे फैकल्टी जिस तरह से नई भर्तियाँ हों, चाहे वीसी का रवैया हो, उसमें वो चाहते हैं जो यहाँ पर उनका कब्जा हो। उन सबको रिजेक्ट करते हुए सारे एक तरीके की पूरी ताकत लगाने के बावजूद आज भी जेएनयू पर अपनी ताकत आजमाइश इस तरह से नहीं कर पाए। पिछली बार ज़रूर एक सीट वो लोग सिक्योर कर पाए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस बार नहीं हुआ। तो आप इस सारे चुनाव को कैसे देखते हैं? See, the mandate that I got in the vice president post, I think I would like to thank the diverse culture of JNU, because my speech was also not in Hindi, it was in English. And after CUET, there is a narrative that JNU, the demography has changed. But despite that, I say that JNU has voted for activism. JNU has voted for student activists who are there on the ground for them, taking the issues of the students to the administration, who were speaking truth to power, who were speaking against the attack of the government. So I thank the JNU community for the huge mandate that they have given me, and with that comes the responsibility also. Like you said, that the attack on JNU, it is a systematic attack. If you see the data from 2015 to 2025, 50% funds have been cut, the funds that we're getting from UGC to Jawaharlal Nehru University. If you talk about the science students, 79% funds have been cut from their laboratory infrastructure. I did my master's in School of Social Sciences, and I know that my seniors have gone from fieldwork and the funds have come from the university. But my batch did not get to go for fieldwork. My juniors are not going for fieldwork. We do not have funds for going for fieldwork. So this systematic attack, there is a narrative that JNU is a hub of anti-nationals, JNU is a hub of urban Naxals, and that is why we have been punished by the central government despite giving us high ranking in all of the indexes. JNU is the top research university, but the top research scholars of JNU do not have access to JSTOR. We do not have access to common journals that PhD students require in their research, and all of this is because they want to destroy JNU, and the infrastructure is already crumbling before us. The ceilings are falling, the fans are falling on students, the infrastructure is already crumbling. What is existing is the idea of JNU, the idea of public education. The students have kept alive the hopes of JNU, and this union is committed to fight against the fund cut. And whatever happens, Modi government will be held responsible for the situation that is happening of JNU. I did my master's in Center for Social Systems. Despite being a good student, my PhD admission was stopped there solely because of activism. And they are systematically giving PhD admission to ABP cadre, but then coming and creating this environment of violence in this campus. If you look at the political recruitments that are happening at the level of assistant professor, that itself reflects how they want to infiltrate RSS people into the administration, into the academic space of JNU, and change the character of JNU. But the students of JNU have always resisted this attempts of saffronization, and the students will continue to resist that as long as there are people who are committed to fight for the rights of the students, for the rights of the marginalized section. JNU will fight back, and JNU will fight back against any sort of attack. गोपी, आपने जो कहा आइडिया ऑफ जेएनयू, वहीं से आगे बढ़ते हैं। जेएनयू का आइडिया सिर्फ, जेएनयू के चुनाव जब से हम लोग देख रहे हैं, जेएनयू सिर्फ अपने मुद्दों पर, कैंपस के मुद्दों तक सीमित नहीं होती है उसकी राजनीति। देश दुनिया के तमाम सवालों पर बोलता है मुखरता के साथ, और इसीलिए कई बार लगता है जेएनयू पर हमले भी ज़्यादा होते हैं। और इस बार चुनाव में भी हमने देखा जिस तरह से शर्जील और उमर खालिद या फिलिस्तीन जैसे सवाल हो जिसको लगातार उठाया गया, और जो राइट विंग से इसीलिए ट्रोल, मतलब ज़्यादा अटैक करते हैं, जो आप उन तरह के सवालों को क्यों एड्रेस कर रहे हैं जिस पर कैंपस में उनका मानना इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इन सब का जवाब क्या था आप लोगों के पास पूरे चुनाव के दौरान? हालांकि जेएनयू के छात्रों ने आपका साथ दिया है।
देखिए, इस पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम एक हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में यहाँ पे बैठे हुए हैं और दिन-रात इस सरकार की तरफ से और कुछ संगठनों की तरफ से हमसे बोला जाता है कि आप अगर इस देश में रह रहे हैं, तो सिर्फ़ इस देश की बात कीजिए, या आप आज इस जेएनयू के कैंपस में बैठे हैं, तो सिर्फ़ कैंपस के मुद्दों की बात कीजिए। तो हम उन तमाम लोगों को, हमारे तमाम साथी भी इस बारे में हमेशा से बात करते रहे हैं और आज हम चारों यहाँ बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम पढ़ने-लिखने वाले छात्र हैं, हम सोचने-समझने वाले छात्र हैं। हमारा जो नेशनलिज़्म का आइडिया है, वो उनकी तरह लिमिटेड आइडिया नहीं है। वो लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन फ्रंट पे आप देखिए कि अगर आप कहीं और की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को नकार देते हैं। मैं हिस्ट्री की छात्रा हूँ, मैं यहाँ पे हिस्ट्री में पीएचडी कर रही हूँ और ऑब्वियसली मैं यहाँ का, इस हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ के आई हूँ और वो लोग जो क्लेम करते हैं कि वो इतिहास पढ़ के आए हैं, वो शायद ये बार-बार भूल जाते हैं कि जो हिंदुस्तान है, वो एक संघर्षशील लोगों का देश रहा है हमेशा से। हमारी आज़ादी की लड़ाई कितने बरसों तक हमने लड़ी है, तमाम फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान कुर्बान करी है, कितने साल लोग जेल में रहे हैं। तो हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है वेस्टर्न इंपीरियलिज़्म के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, इस तरह की ताकतों के खिलाफ जो मार्जिनलाइज़ तबकों के लोगों को दबा देना चाहते हैं, उनसे उनकी जंगलें, उनकी ज़मीनें छीनते हैं। तो आज की डेट में पूरे देश भर में या पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उन ताकतों के खिलाफ मुखरता से सामने खड़े हैं, जो उनकी आवाज़ों को दबाना चाहती है, तो हम क्यों नहीं उनके बारे में बात करें। हम सबसे पहले तो उनसे यही बोलते हैं कि आप हमें ये तो बताना बंद कर दीजिए कि हम किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, किन चीज़ों पे नहीं बात कर सकते हैं। हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम जिन चीज़ों पे आवाज़ उठाना चाहेंगे तो उठाएंगे, हमेशा से हमारे साथ ये उठाते रहे और हम उठाएंगे। और आपने अपने सवाल में फ़लस्तीन को मेंशन किया है, तो मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूँगी कि फ़लस्तीन के साथियों के साथ हमारी पूरी तरह से सॉलिडारिटी है। हम उनके संघर्षों को सलाम करते हैं और जिस तरह के जेनोसाइड उनके साथ हो रहा है, उसे इस मंच से हम कंडेम करते हैं। दीदी, अब आते हैं कैंपस पे वापस लौट कर। आप अलग अलग विश्वविद्यालयों से पढ़कर यहाँ आई, बीएचयू से भी आई, उससे और भी कैसे आपने पढ़ाई करी, तो जेएनयू एक तो कैसे अलग है आपके लिए, और अब जब जेएनयू छात्र संघ की आप अध्यक्ष बनी है, तो एक आम, जब आप जेएनयू के बाहर से जेएनयू के अंदर आई थी उस समय जेएनयू का आइडिया, और आज जब आप छात्र संघ की अध्यक्ष हैं, तो आपके लिए जेएनयू का आइडिया और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेएनयू के विरासत को, छात्र आंदोलन की विरासत को आगे ले जाने की जो आपके कंधों पर है, उसको आप कैसे देख रही हो, कैसे ले जाने का प्रयास करेंगे? ये सवाल, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगी कि मैं बीएचयू की भी छात्र रही हूँ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाई करी है और मुझे लगता है कि जेएनयू के बाहर के लोग भी जेएनयू को सर उठाकर उसी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ, उसी उस डिग्निटी के साथ और उस एक्सपेक्टेशंस के साथ देखते हैं। और चाहे मैं बीए की स्टूडेंट थी बीएचयू में, वहाँ पे जो महिलाओं का आंदोलन हुआ था, तो मैंने कई जगह ये कहा है कि रवीश कुमार के साथ उस समय के वीसी का एक इंटरव्यू है, जहाँ वो ये कहते हैं, तो वो 2017 का सितंबर के महीने का एक आंदोलन था, जब प्राइम मिनिस्टर को आना था बीएचयू में, लेकिन लड़कियों ने उनको मजबूर कर दिया कि वो आकर बनारस से वापस गए, वो उनको घुसने नहीं दिया गया। उस समय दिल्ली में भी मुझे लगता है कि जितना आप दमन करेंगे, लोग उतना बोलेंगे, क्योंकि कब तक कोई सहेगा। तो 2014 मैं 15 से मेरा ग्रेजुएशन शुरू हुआ, 2014 में ये सरकार आई और उसके बाद से मुझे लगता है कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स की लेगेसी को अपहोल्ड करते हुए ना सिर्फ जेएनयू, इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आवाज़ उठाते रहे हैं। तो चाहे हम फ्रांस में देखें 1968 में, वहाँ पे बड़ा आंदोलन हुआ था स्टूडेंट्स का, चाहे हम वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ अमेरिका में और तमाम देशों में आंदोलन देखें, तो पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स नहीं उठाएंगे मुद्दे तो कौन उठाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो किसान हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, जो मज़दूर हैं, ये लेबर कोड जो इतनी मेहनत, सालों के संघर्षों से जो अधिकार लिया गया है, 8 वक्त का काम, 8 घंटे का आराम और 8 आवर्स ऑफ व्हाट वी विल, तो उसको वापस से पलटा जा रहा है। तो उसके वो लोग, जब हम इस कैंपस में आने का हमें प्रिविलेज मिला है, तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है?
तो जब बीएचयू में वापस उस किस्से पे जाती हूँ मैं, तो वो वीडियो देखिएगा रवीश कुमार के साथ, क्या जीसी त्रिपाठी शायद नाम था उस समय के वीसी का। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमारी लड़कियां हैं ही नहीं, ये जेएनयू से आई हैं, दिल्ली की लड़कियां हैं। उस समय मुझे बहुत लगा कि ये क्या समझते हैं कि बीएचयू की लड़कियां बोल नहीं सकती हैं क्या? लेकिन वो बीएचयू की लड़कियां थी जो सालों साल से परेशान थी इनके कर्फ्यू टाइमिंग्स के, रोज़ाना के अटेंडेंस, इनके स्लट शेमिंग से, इनके इनके जो उसूल जो वो लड़कियों पे सिर्फ थोप रहे हैं। संस्कृति बचाने का सारा ठेका लड़कियों के कंधों पे डाला गया है। तो वहाँ से आप जेएनयू को देखते हैं, वहाँ से आप समझिए कि उस शहर से, उस बीएचयू से मैंने जेएनयू को हमेशा से देखा, और तमाम महिलाएं वहाँ से जेएनयू को देखती हैं, तमाम हाशिए वर्ग से आए लोग वहाँ से जेएनयू को देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि अभी अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, अभी वो राइट विंग की पॉलिटिक्स के साथ ही आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं है। आज भी जो जेएनयू में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उतनी ही इज्जत के साथ जेएनयू को देखते हुए, जेएनयू के सपनों में अपने सपने को देखते हुए जेएनयू में आ रहे हैं, जेएनयू के संघर्षों में शामिल होने के लिए जेएनयू में आ रहे हैं। तो जेएनयू उस हिसाब से अलग है। या पौंडीचेरी में भी लेफ्ट की पॉलिटिक्स अभी एसएफआई और एआईएसएफ वहाँ पे जीता है फिर से, वहाँ पे भी एक ये समझने की ज़रूरत है कि जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से, चाहे महिलाएं, चाहे चाहे दलित, आदिवासी, मुसलमान, कोई भी है, वो उसको हमेशा अपहोल्ड करते हैं। वहाँ पे महिला से, वहाँ पे मैं गई थी तो मैं बनारस में बीएचयू में तो मैं डे स्कॉलर थी। मैंने अपनी बाकी क्लासमेट्स से, फ्रेंड्स से सुना था कि किस तरीके से हॉस्टल में आज भी वहाँ पे अटेंडेंस होता है हर रात। तो वहाँ से फिर वहाँ पे भी जब हम पौंडीचेरी में भी थे, वहाँ से हम जेएनयू के, जामिया के स्टूडेंट्स को देखते थे जो सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। और जब कॉमरेड दानिश ने अपनी बात रखी, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि हम दुनिया भर की और देश भर के बाहर के मुद्दे इसलिए बात करते हैं कि जो हमारे कैंपस में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। जो फंड काटे जा रहे हैं, जो मानव का स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया गया है, वो क्यों? वो उससे भी रिलेटेड है कि किस तरह बुलडोज़र से लोगों के घर ढाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते हैं। उसी तरह मानव भी ख़त्म किया गया है, उसमें एक लिंक है, वो अलग नहीं है। तो हम जब अगर पढ़ रहे हैं तो हमको वो दिखेगा ना कि आप घर तोड़ रहे हैं, और वही हाशिए से आए हुए लोग जो आपके मेन स्ट्रीम का एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि इस उम्र तक पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद आप नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, वगैरह वगैरह। कई लोग जो ये कहते हैं कि रेखा गुप्ता कहती है 50 साल के बुढ़े पढ़ते हैं यहाँ पर, मुफ्तखोर हैं। कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं उस उम्र में, कई लोग जब पढ़ने आते हैं तो अल्टीमेटम के साथ आते हैं। तो जब वो मेहनत करके कुछ नौकरी करके पैसा जुटाकर जेएनयू जैसे कैंपसेस में पढ़ने आते हैं या कहीं भी, तो ऐसे स्कॉलरशिप जेआरएफ 30 साल की उम्र के बाद आप जेआरएफ क्लियर ही नहीं कर सकते, तो वो सब स्कॉलरशिप होता था जो उनको मौका देता था पढ़ने के लिए, और वो सब ख़त्म किया जा रहा है। वो भी एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है, तो हम इसलिए बात करते हैं दुनिया भर में। गोपिका, आप डीयू से आई हैं। डीयू में अभी डीयू के चुनाव हुए, उसके बाद अभी जेएनयू के चुनाव हुए। दोनों चुनाव में एक बेसिक फ़र्क है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय का हम चुनाव देखते हैं तो ऐसा लगता है धन बल बाहुबल का पूरा एक तरीके से, और यहाँ स्लोगन और ढपली के साथ अपनी राजनीति, और एवीपी अलग ही ड्रम के साथ आता है, वो एक है ना, मेरी ढपली तेरा ड्रम, और उस तरह की पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है। तो आपके लिए कितना अलग है दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू? और वही सवाल जो मैं इनसे पूछ रहा था, जो आप लोगों के लिए कितना बड़ी चुनौती है, जो पीछे जेएनयू जो आंदोलन लड़ता हुआ आया है छात्रों के मुद्दे पर पिछले कुछ सालों में लगातार, और एडमिन के साथ वीसी ने जिस तरीके से, बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर अभी भी टसल है। अभी जैसे मैं अदिति से बात ही हो रही थी, अभी आप लोग जीत के आए हो, लाइब्रेरी का एक इशू आ गया है, जो फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम जिस तरह से इंस्टॉल हो रहा है, तो आप उस स्ट्रगल को कैसे आप लोग लीड करेंगे, और कैसे आप लोगों का विजन है इसको लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर? I'll answer the first question first. So, I come from DU. I did my graduation in Miranda House. I was in bachelor's in sociology. So, I've seen the election there. The election is there
is won through muscle and money power. And in our PGs, when I used to stay in PG, burgers, pizzas, movie tickets, entertainment tickets, everything were being sent by ABP and NSUI there to win votes. So it's not winning votes, it's buying votes. So this muscle and money power, you can see that once it's a DUSU election, the roads cannot be seen. Everywhere you have banner, and the politics there is the politics of caste. It is a politics of regionalism that ABP and NSUI both have been doing. And this needs to be countered. And our comrades there, SFI and ISA, had led a very good fight. In fact, it is the highest margin, like highest vote that we have got in a long history. So it is showing that the students of DU are also not sitting quietly. The students are also understanding the sort of politics that ABVP is trying to promote there. It's a very cheap politics. The candidates themselves are coming and asking votes in the name of caste. They're asking votes in the name of their region. So this level of politics that Dusu has promoted, Aryanman is coming and giving, alcohol to students. Uh, Bollywood stars are promoting Dusu candidates. So this sort of muscle, money, power that they have been doing in DU and they've been doing in other central universities as well. What makes the character of JNU different is that here ABVP is also forced to take up issues of the students. Even though for name's sake they have to talk about, ये कहा जाता है जेएनयू का एबीवीपी बाकी एबीवीपी से अलग है। अलग नहीं है बिल्कुल, उनके अंदर जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है वो बढ़ के पड़ा है, लेकिन एबीपी को भी अपना फेस बचाने के लिए एबीपी also have to talk about, so they gave these slogans outside the triple SGBM. They were giving slogans against Mandal Commission. They were asking our vice president and the president that आपकी क्या औकात है, आप हमसे क्यों बात कर रहे हो, आप तो कोटा सिस्टम लेकर आए हो, आप तो रिजर्वेशन लेकर आए हो. And just outside, after that, the next day they're coming and saying, no, we said that you are coming through left quota, left professors are giving you seats. So उनको भी ये जो स्टांस है वो बदलना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं रिजर्वेशन लेकर, उनको भी पता है कि रिजर्वेशन एक लैडर है जिस वजह से बच्चे एक सपना लेकर आते हैं हायर एजुकेशन की. बहुत ऐसे कम्युनिटी से यहाँ लोग आते हैं जिनके पास रिजर्वेशन ही एक लैडर है. They can think about, they can dream about a dignified education system, and JNU provides that. In DU, I was giving semester fees of 12,500. After that, I had to look after my PG rent every month, and on top of that, I'll have to pay for my food. So, who are the people of this country that are able to give 25 to 30,000 for a student's education? And even when they have to decide who will get education, will be the male students or the male children who will get priority there. Then also women have to go back. In DU, what is happening? They have brought about this exit system through FUP. And who are the students who are being forced to take exit after taking a diploma and certificate? That also should be questioned. And this promotion of vocational education through NEP also is, it's a transformation of feudal system where you're forced to do your father's or your family's work. That is being implemented through NEP, through this promotion of vocation. So you're telling to one set of students coming from marginalized sections that because your family has been engaged in vocational work, you have no right in higher education. Don't even dream about PhD. Do this vocational study. Be the part of the proletariat. You do not have to think critically. You don't have to debate and discuss. And this politics is what JNU has always rejected. Here, if ABP is forced to take up the photos of Ambedkar and parade in the campus despite giving slogans of Savarkar and Golwarkar, it is the students of this campus that has forced ABP to do that, and it is the left politics, it is the progressive politics. I would not say that it is only the left that has been doing progressive politics. There are other organizations that have equally taken a stand against the ideology of RSS, and this victory of the students, communicates the fact that we have been able to reach out to the students. And the other question about the library surveillance. So surveillance, the previous unions as well, we have resisted any sort of surveillance in the campus, and the court has also given a direction that since JNU is a residential campus, surveillance will not be tolerated in this campus. And there is a politics of surveillance. Surveillance, where is the data going? This facial recognition that you want to implement in the central library, there is no law in India that is governing facial recognition technology. So if we are entering the library through our facial recognition,
then where is this data going? Admin has no answer to that. Admin has no answer to the fact that PWD students will face accessibility issue in their own university because of such exclusionary technologies. The admin has no answer to that, and the admin has implemented this when the union was a caretaker union and there was code of conduct of the election commission applicable, and there were no students or the union who would go and protest. We had given an application to protest against it, but because it is a caretaker union, the students had no power. And it is in this context that the chief librarian and the administration took this sly decision to implement facial recognition technology, and now they have started collecting data. But the union, we're releasing statements, we're trying to build a movement. We will not tolerate any sort of surveillance in this campus, solely because it is exclusionary in nature, solely because there is no law governing facial recognition technology. And our central library is one space where people, even after passing out, will come up and study, and JNU gives that environment where students can come, get knowledge, and have a space to study. And if you're taking away that space from this campus, the students and the union will not tolerate that, and we will fight against this, and the admin will have to listen to us, and we'll make sure that the admin listens to us. दानिश, आप भी अभी नई चुन के आई हैं, तो आप अपने जेएनयू विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या भरोसा देती हैं, जो आप लोगों के नेतृत्व में जो नया छात्र संघ आया है, वो उनके मुद्दों को किस प्राथमिकता से उठाएगा, और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिस पर आप लोगों को अभी और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, या उसके ऊपर आप बात करके चुनाव जीत कर आए हैं? कौन से ऐसे मेजर इश्यूज थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कहीं पे भी कैंपस में या कभी भी राजनीति होती है, और हम जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं वो दो तरह की होती है। एक तरफ होता है जो मटेरियल चीज़ें होती हैं जिसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू आते हैं, और दूसरी तरफ हमारी लड़ाई होती है जेएनयू के आइडिया को बचाने की। तो मैं जेएनयू के आइडिया को बचाने की बात से शुरू करती हूँ। तो हम जो यूनियन इस बार लेके आए हैं, या जो जेएनयू में इतने सालों से लगातार एक लेफ्ट लेड यूनियन रहा है, उसने इस बात को इंश्योर किया है कि जेएनयू का जो आइडिया है वो बरकरार रहे। ये आइडिया है रेजिस्टेंस का, ये आइडिया है एक उस तरह के फोर्स का कि चाहे गवर्नमेंट में जिसकी भी सरकार बन के बैठ जाए और वो तमाम तरह की दमनकारियाँ नीतियाँ लेकर आएँ और हम पे प्रोक्टोरल इंक्वायरी फाइन्स के थ्रू हमें दबाना चाहें, हमारी आवाज़ों को खामोश करना चाहें, लेकिन हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। आप देखते होंगे कि 2016 के बाद से किस तरह से लगातार जेएनयू पे अटैक किया जा रहा है। तमाम तरह के टैग हम पे लगाए जाते हैं कि हम अर्बन नक्सल हैं, एंटी नेशनल हैं, मुफ्तखोर हैं। तो इन तमाम चीज़ों को रेजिस्ट करने का जो एक आइडिया के लेवल पे लड़ाई है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जो मुद्दे हमारे कैंपस के आज की डेट में हैं वो ये है कि जब तमाम देश भर में एक शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, तो जेएनयू में जो एक सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा का मॉडल है, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हम उस चीज़ को सस्टेन कर सकें, क्योंकि ये जो मॉडल बचाया गया है ये संघर्षों से बचाया गया है। एडमिन की तरफ से लगातार कुछ ना कुछ तरह की चीज़ें आती रहती हैं जिसके थ्रू वो लगातार कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जो शिक्षा है उसे कमोडिफाई कर दिया जाए। तो हमारे पिछले यूनियन ने भी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाया है। हमारा जो यूनियन आएगा वो भी उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ने के लिए आगे आएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारे पैनल में इस बार 3 महिला साथी हैं, तो इस बार हम महिलाओं के इशू पे, ऐसा नहीं कि पहले के लोगों ने नहीं करा है, लेकिन और हम चाहते हैं कि इस बार हम मुखरता से उन चीज़ों को उठाएं। जेएनयू का जो कैंपस है वो सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस के लिए जिस तरह से जाना जाता है, आने वाले समय में उस लड़ाई को हम और मजबूती से रखने वाले हैं। जीएस कैश का मूवमेंट है जो कि बहुत दशकों से यहाँ पे लीड किया जा रहा है, उस चीज़ की मूवमेंट को हमें पुरजोर करना है इस बार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम देश भर में सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं बढ़ती हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और उनके पास वो स्पेस नहीं होता कि वो आगे आएँ और अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकें। अगर वो आती भी हैं तो उन्हें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उन्हें स्लट शेम किया जाता है। तो हम एक इस तरह की बॉडी जेएनयू में बनाना चाहते हैं जो ये चीज़ इंश्योर कर सके कि कैंपस इस तरह की घटनाओं से हट के रह सके। इस तरह की घटनाएं अगर हों भी तो जो भी महिलाएं उससे पीड़ित हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम हम प्रोवाइड करवा सकें। इसके अलावा जैसे कि कॉमरेड गोपिका ने बात की है, हमारा जो बहुत अर्जेंट मुद्दा होने वाला है वो लाइब्रेरी सर्वेलेंस के खिलाफ है, क्योंकि जो सर्वेलेंस का आप पॉलिटिक्स देखिए कि सर्वेलेंस जो भी सरकार आती है, एक फासीवादी सरकार के दौर में तो सर्वेलेंस बढ़ाया जाता है कि वो देखना चाहते हैं कि सिटीज़न कर क्या रहे हैं। उनको इस बात की बहुत ज़्यादा पड़ी होती है क्योंकि वो सिटीजन्स को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिटीज़न ओरिएंटेड सरकार है ही नहीं। तो लाइब्रेरी में जो सर्वेलेंस सिस्टम आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेएनयू की लाइब्रेरी जो है वो 24/7 खुली होती है।
नेशनल हॉलीडेज़ के अलावा हमारी लाइब्रेरी किसी भी दिन बंद नहीं होती। लेकिन पिछले कई सालों से ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी की टाइमिंग्स को कम कर दिया जाए या त्योहारों के नाम पे या बाकी चीज़ों के नाम पे उसको बंद कर दिया जाए। तो जो सर्विलेंस सिस्टम वो ला रहे हैं उसके थ्रू वो ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई जो सर्विलेंस सिस्टम के ख़िलाफ़ है वो इस वजह से भी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है फ़ंड कट्स का, जिस पे बाकी साथियों ने भी बात की है कि तमाम देश भर में फ़ंड कट हो रहा है। जेएनयू पे तो कुछ ज़्यादा ही हम देखेंगे, आप जेएनयूटी का रिपोर्ट निकाल के देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस के लिए जो पैसा आता था, जो फील्ड वर्क के लिए पैसा आता था, जो बेसिक सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा आता था, उसमें आप देखिए कि 70 से 90% तक का फॉल हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को आप देखिए कि आप शिक्षा की बात करते हैं, आप नए भारत की बात करते हैं, लेकिन आपके नए भारत का आइडिया क्या है? क्या नए भारत ऐसा है जहाँ पे एक एमिनेंट यूनिवर्सिटी में छात्रों के पास बेसिक सुविधाएं ना हो? तो उस चीज़ के खिलाफ हम रेजिस्टेंस करेंगे। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन्स को लेके जैसे हम मेरे बाकी साथियों ने भी मेंशन किया है, मैं वापस से उस बात को दोहराऊंगी कि पीएचडी एडमिशन्स को ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की सरकार है, जिस तरह का इनका पूरा नेक्सस चलता है बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी का, वो नेक्सस ये इंश्योर करता है कि वो इस तरह के लोगों को ही कैंपस में भर दें जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी से आते हैं। तो उस प्रोसेस को भी हमें ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम काम करने वाले हैं और हमारा पिछला यूनियन के पास बहुत कम समय था, 4 से 5 महीने का, तो हमारे पास ज़्यादा समय होने वाला है। तो वो जो संघर्ष लेकर आए थे हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे और बाकी तमाम तरह के जो भी मुद्दे आते हैं उन पे हम मुखरता से बात रखेंगे। सुनील, इस पैनल में जैसे उन्होंने कहा इकलौते पुरुष आप ही हैं और ये बहुत वाइड तौर पर होता है, जब खासकर हमारे समाज में, खासकर राजनीति में तो बहुत ही कम है जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जहाँ पुरुष कम हो। हालांकि हमने देखा है जगह पुरुष ही होते। तो आपके लिए ये पूरा राजनीतिक जो सफ़र है अभी तक, आप जो चुनाव जीत के आए हैं, वो आपको कैसा है? और जो आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं जिस पर आप अपनी बात प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं या यहाँ के जो आंदोलन है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आप जब हम ये चुनाव लड़ रहे थे तो आप देखेंगे कि जेएनयू में अगर साल दर साल अगर चुनाव हो पा रहे हैं तो इसके लिए भी जेएनयू का जो स्टूडेंट है वो उसके लिए संघर्ष कर रहा है। हम यहाँ बोलते हैं कि जो राइट टू यूनियन है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आप देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय में खत्म हो चुका है यस, वो। इसीलिए कि आप अगर देखेंगे तमाम जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू की बात करूँ, मैं एएमयू की बात करूँ, ये इलाहाबाद जामिया, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटी, इन सब में जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद कर दिए हैं, या देश भर के अलग अलग राज्यों में है वहाँ जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ यूनियन के इलेक्शन बंद कर दिए गए हैं। वो ऐसा आप जब सोचेंगे कि ऐसा वो करना क्यों चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं, जो सरकार ऐसा चाहती है कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन ना हो, ताकि जो छात्र है जो अपनी आवाज़ उठाता है या कोई भी अगर तानाशाही फरमान ये सरकारें या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लेके आता है तो कोई उसके खिलाफ कोई आंदोलन ना खड़ा हो। इसलिए आप देखेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से तमाम जो स्टूडेंट यूनियन है उनको डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन जेएनयू में अगर आज भी स्टूडेंट यूनियन बरकरार है तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ के छात्रों ने उसके लिए स्ट्रगल किया है। जो तमाम यहाँ की स्टूडेंट यूनियन रही हैं उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया है, क्योंकि हमने जब देखा 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, एक आंदोलन हुआ उसमें फ़ी हाइक के खिलाफ, फिर बीच में कोविड का एक दौर आया जहाँ तमाम चीज़ें बंद थी, तो उसके नाम पे, कोविड के नाम पे यूनिवर्सिटी का 4 साल इलेक्शन नहीं होने दिया गया। और 2024 में भी इस कैंपस का जब छात्र पूरा एक बड़ा आंदोलन किया उन्होंने, तब जाके इस कैंपस में इलेक्शन हुआ। यहाँ तक कि पिछले साल जब हम स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जो समय के साथ हो जाना चाहिए था, उस चुनाव को करवाने के लिए हमको एक संघर्ष करना पड़ा। तो पहली लड़ाई राइट टू यूनियन को बचाने के लिए, जिसमें मैं मानता हूं कि हम इस बार उसी मजबूती के साथ लड़े और हम उसमें कामयाब हुए। और दूसरा, अपनी राजनीति को लेके, सफ़र को लेके, कि आप अगर देखेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कॉमरेड ने की, तो वहाँ की क्या राजनीति होती है। वहाँ आप देखेंगे एबीपी जैसे जो संगठन है वो घूम घूम के छात्रों के बीच में जाते हैं, वो बोलते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, जो पॉलिटिक्स है वो ख़राब चीज़ है, पॉलिटिक्स आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो वो इसलिए अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो उनकी वाली कीजिए, नहीं तो पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है। वो इस तरह से छात्रों के बीच में, या जो लोग करना भी चाहते हैं उनको डराया धमकाया जाता है। आपने बताया किस तरह से धन बल बाहुबल का प्रयोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन मैं जब जेएनयू में आया, मैंने भी अपना ग्रेजुएशन शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में।
उसके बाद जब मैं जेएनयू में आया तो जेएनयू में आने के बाद पहली बार मुझको एहसास हुआ कि जेएनयू एक ऐसा स्पेस है जहाँ आप आप अपनी बात को रख सकते हैं कि आप ऐसा स्पेस है कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे कि आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है और आपके पास गाड़ियों का काफ़िला नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वंचित वर्ग से आते हैं, लेकिन अगर जेएनयू आपको एक प्लेटफॉर्म, एक स्पेस प्रोवाइड करेगा जहाँ आप अपनी बात आके रख सकें, सबको अपने लिए स्पेस देता है। तो यहाँ आया तो मैं 2022 में जब एमए था तो यहाँ आप देखेंगे जेएनयू में एक मॉडल है, बिल्कुल नीचे ज़मीनी स्तर से राजनीति शुरुआत होती है कि जब आप क्लास यहाँ जब आप मैं मास्टर्स में था तो यहाँ उस एमए लेवल पे भी इलेक्शन होता है, एसएफसी इलेक्शन बोलते हैं, स्टूडेंट फैकल्टी कोऑर्डिनेटर कमेटी का, और उसके लिए भी बाकायदा प्रॉपर एक चुनाव होता है और उसमें पहली बार मैं चुना गया। तो जेएनयू में आने से पहले शायद मैंने कभी वो सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद आप स्कूल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ स्कूल लेवल पे काउंसलर्स का चुनाव होता है। तो पिछले साल मैंने काउंसलर का चुनाव लड़ा और ये हमारी राजनीति रही है कि जो छात्र हैं उन्होंने हम पे विश्वास जताया, और मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से आता हूँ और लास्ट टाइम जब मैं काउंसलर लड़ा तो मैं हाईएस्ट वोटों से जीत के आया, क्योंकि इस कैंपस का जो स्टूडेंट है वो उन लोगों को चुन के भेजता है जो उनकी आवाज़ को हमेशा से मुखरता से उठाते रहे हैं, जो लड़ते रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल रहा है या उनकी पानी की समस्या, रीडिंग रूम की समस्याएं हैं, तो कौन उनके साथ खड़ा है, तो उन लोगों को वो चुन के भेजते हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेके हम इस बार भी लड़ रहे थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा फंड कट का बोला साथियों ने कि फंड कट का मुद्दा सबसे बड़ा है कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई है तब से लगातार पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का फंड कट हुआ है और जेएनयू उससे अछूता नहीं रहा है। जेएनयू पे जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा अधिक है। और क्योंकि समय की कमी है थोड़ी सी, क्योंकि अब अदिति आखिरी में चुनाव परिणाम आए हैं, एवीपी इसको अपना मॉरल विक्ट्री बता रहा और राइट विंग का सबसे सॉफ्ट टारगेट हमेशा से जेएनयू रहा है। तो जेएनयू टुकड़े गैंग है यहाँ पर और ये उसको मॉरल विक्ट्री था जो इस पर हमको 2000 वोट मिल रहा है। हालांकि पिछली बार वो लोग एक सीट सिक्योर कर पाए थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस बार नहीं कर पाया है क्योंकि आप लोगों का जो गठबंधन था पिछली बार, आई थिंक एसएफआई उसमें नहीं था, इस बार आया बेहतर तालमेल के साथ। हालांकि पिछले कुछ संगठन और जो पिछली बार आप लोगों के साथ थे इस बार नहीं है, तो ऐसा नहीं जो पिछली बार गठबंधन था, मतलब नहीं था, इस बार पहले आईसा डीएसएफ था और पिछले बार एसएफआई, पीएसए, बापसा एंड एआईएसएफ एक साथ थे। तो इस बार ये जो है अभी आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो जेएनयू की जो एक इमेज है पूरे देश भर में बनाई गई है, उसको बचाना, आइडिया ऑफ जेएनयू की बार बार बात हो रही है, वो मास तक ले जाना, देश को क्या आप लोग मैसेज देंगे जेएनयू जो यहाँ से खड़ा है, आप लोग जेएनयू नए नेता के तौर पर? मुझे लगता है कि हम अकेले में उसको कुछ अकेले की लड़ाई नहीं है ये, और मुझे ये लगता है कि आज भी जब आप अगर कभी यहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं जो बीए एमए में, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी यही कहा था कि वो जेएनयू को उस इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। जेएनयू की पढ़ाई लिखाई, वो जेएनयू के जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे जो काफ़ी रिटायर होने वाले हैं, उनको वो उसी नज़र से देखते हैं, उसी इज़्ज़त। वो कुछ तबके हैं जिनका इंटरेस्ट है कि जेएनयू जो एक मॉडल देता है, जो एक जीता जागता मॉडल है कि एक सस्ती शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा दोनों अलग नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो अलग ही हों। साथ में आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, एक सबसे बेहतर प्रोफेसर्स से पढ़वा सकते हैं और वो अफोर्डेबल भी होगा, एक्सेसिबल भी होगा, डिग्निटी के साथ रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को अपनी पूरे घर भी बेच देना पड़े, सब कुछ। तो ये एक चीज़ है, इसकी वजह से अटैक रहा है, और ये इसलिए भी दिल्ली के बीचों बीच सत्ता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोग यहाँ पर हैं जो सवाल पूछते हैं। और मैं उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वापस से कहूँगी कि आज भी स्टूडेंट्स आते हैं और हमें अकेले में कुछ नहीं करना है, वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जेएनयू में आते हैं और बाहर जाते हैं तो जेएनयू का हर स्टूडेंट जेएनयू का वही मैसेज लेके जाता है कि जेएनयू में हम पढ़ते लिखते हैं, जब तक पढ़ते लिखते रहेंगे तब तक सोचते समझते रहेंगे, सोचेंगे समझेंगे तो सवाल पूछेंगे। हम कोई, इकबाल कहते हैं ना, हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ, तो हम चुप, हम जीते जागते लोग हैं,
हम बोलेंगे, हमारा काम है बोलना, तो वो जेएनयू के स्टूडेंट्स करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे और जेएनयू का आइडिया ऐसे ही बरकरार रहेगा। गोपिका, आखिरी में आपसे सवाल, इस बार जो काउंसलर का जो सेंटर पैनल तो हमको दिख रहा है जिस पर आप लोग जीत के आए, काउंसलर्स में ट्रिपल एस में पिछली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत पाया था, इस बार काउंसलर्स में क्या स्थिति रही है? उनके क्लेम अपने हैं, आप लोगों के क्लेम है, तो क्या स्थिति, क्योंकि काउंसलर्स आइडिया लगता है जो कैंपस में किसके पास कितनी ज़्यादा मेजोरिटी है, स्कूल्स में क्या स्थिति है जेएनयू के इलेक्शन, तो क्या स्थितियाँ रही हैं इस बार काउंसलर चुनाव में? The main three schools of JNU, School of Social Sciences, School of Languages, and School of International Studies. In all of these three major schools, ABVP's account is zero. And the more joyous we are, the more, we are proud of the fact that even in schools such as School of Physical Sciences, in School of Engineering, in SA, in CSLG, all of these places, especially in science schools, the students have rejected ABVP. SPS, all of the three councillors are progressive. One is Comrade Abhishek, who has been elected again back to the councillor position. In SOE, that is known that ABP's claim is that it is our stronghold, School of Engineering. Their two councillors who have been elected are progressive. And in other science schools as well, ABP's number has drastically reduced. And this gives us office bearers the confidence also, because earlier what used to happen in the last two unions is that ABP used to come disrupt the council meetings, and council meetings used to be adjourned without completion. वीसी भी नहीं मिलती थी, बोलती थी पैनल में Exactly. So this union has come with the mandate even from the schools, that schools have rejected ABVP. The politics of RSS, the politics of violence has been rejected. In front of the students, ABVP has been exposed that they are the puppet body of the administration, they are the puppets of RSS, and their politics can never raise beyond their mindset of Islamophobia and mindset of Manuvad. So students have rejected it, and us office bearers, we also have the confidence now that we can work shoulder to shoulder with the councillors in improving the infrastructure, whatever issues students are facing at the level of schools. We can directly intervene through the councillors, which was not a possibility in the, we didn't have that level of cooperation with the councillors who were elected from ABVP. So this time the union has come with a clear mandate from the schools as well. In the central panel, the picture is very clear. ABVP is zero. In the school levels as well, many students, many schools have given zero verdict to ABVP and in favor of the progressive panels as well as the Left United panel. So this is a resounding victory for the progressive students of this campus, and this legacy of social justice and gender justice has been reclaimed by the students of this campus. थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय दिया अपने व्यस्त समय में से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना जो जेएनयू की जो बैटल है, सिर्फ जेएनयू के अपने मुद्दे नहीं, देश दुनिया के सवाल पर जेएनयू के छात्र बोलता है और मुखरता से बोलता है। आइडिया ऑफ जेएनयू एक है जिसका समर्थन इस बार भी जेएनयू के छात्रों ने लेफ्ट फ्रंट को वोट देकर किया है, और आइडिया जो छात्र संघ के नेता उन्होंने कहा आइडिया ऑफ जेएनयू को बचाया गया है। अब इसको बढ़ाने का ही संघर्ष इन पर है और इन कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये जो आइडिया ऑफ जेएनयू किस तरह से बचाया जाए और बढ़ाया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिप। बहुत बहुत धन्यवाद।